पर्दे के पीछे का वो इतिहास आमतौर पर इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, जैसे कि क्या बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई भी थी या नहीं, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम का योगदान कितना था, माता का नाम प्रभावती दत्त और पिता का नाम जानकीनाथ बोस। गांधी जी और बोस में यही अंतर था कि गांधी जी आजादी अहिंसा के बल पर मांग रहे थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश के इस महानायक के बारे में देशवासियों के भीतर कई सारे सवाल हैं। पर्दे के पीछे का वो इतिहास आमतौर पर इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उस इतिहास से पर्दा उठाने और एक सवाल है जो मैं चाहूँगा कि आप खुद से भी करें, जैसे कि क्या बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई भी थी या नहीं, कैसे बने बोस इस देश के महानायक, कैसे भारत को आज़ादी सिर्फ बोस की मदद से मिली, क्यों अंग्रेज बोस से थर थर कांपते थे और क्यों जर्मनी से लेकर रसिया और जापान जैसे देश बोस का सम्मान करते थे। आज इन सारे सवालों के जवाब को जानेंगे। सन 1947 में हमारे देश की स्वतंत्रता के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। अब इंडिपेंडेंस के बाद एटली पहली बार अक्टूबर 1956 में इंडिया आए थे और उस वक्त उनकी मेहमान नवाजी उस समय के गवर्नर फणिभूषण चक्रवर्ती ने की थी। इस मुलाकात के दौरान फणिभूषण ने बातों ही बातों में एटली से एक सवाल पूछ लिया। सवाल था कि आपने जिन कारणों से भारत को आज़ादी दी, उन कारणों में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम का योगदान कितना था। इसका एटली ने जवाब दिया, मिनिमल, यानी कि बहुत ही कम। सच पूछो तो एटली का यह जवाब गलत भी नहीं था। दोनों पक्षों के देशों में अब इतना पोटेंशियल नहीं था कि वे किसी भी बड़े देश पर शासन चला सकें। इसलिए अंग्रेजों ने जॉर्डन से 1946 में और पैलेस्टीन से 1947 में विदाई ली। श्रीलंका और म्यांमार को तो 1948 में सामने चलकर आज़ादी दी। इजिप्ट को तो सिर्फ 34 साल के अंदर ही अंदर 1952 में आज़ाद कर दिया और मलेशिया को 1957 में इंडिपेंडेंट किया। समझने वाली बात यह है कि भारत के अलावा इनमें से किसी और भी देश में महात्मा गांधी नहीं थे, फिर भी ये देश आज़ाद हुए। आखिर इसका कारण क्या था? तो आज इतिहासकारों का बड़ा वर्ग ये मानता है कि यह देश आज़ाद नहीं हुए थे, उन्हें आज़ाद किया गया था। अब इसके लिए आप इनडायरेक्टली हिटलर को जिम्मेदार मानो या कुछ हद तक महात्मा गांधी के आंदोलन को। भारत की आज़ादी से पहले उसके बाद भी अगर किसी एक शख्स से खतरा था तो वो थे एकमात्र सुभाष चंद्र बोस। ये खुद एटली ने कबूला था। 19वीं सदी का अंत होने को था। भारत में ब्रिटिशर्स हुकूमत कर रहे थे। चारों ओर ना तो कोई आज़ादी की बात हो रही थी और ना ही इनकलाब की आवाज़ उठ रही थी। इस माहौल में उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 में भारत के एक सपूत का जन्म होता है। माता का नाम प्रभावती दत्त और पिता का नाम जानकीनाथ बोस, और उस देशभक्त का नाम था सुभाष चंद्र बोस। सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने माँ बाप से भी ऊपर देश को समझा था और अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। खुद सिविल सर्विसेज में टॉप हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रेडेड नौकरी को लात मार दी और देश के लिए अपना मार्ग खुद तय किया। गांधी जी और बोस में यही अंतर था कि गांधी जी आज़ादी अहिंसा के बल पर मांग रहे थे और बोस को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आज़ादी पानी थी। उन्हें सिर्फ रिजल्ट से मतलब था। इसलिए इस मामले में वो चाणक्य जैसे थे। वो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त समझते थे और इसी समीकरण के कारण उन्होंने जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया। बोस को बस अपने देश की खुशहाली से मतलब था। इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों ने सोचा कि ये लड़का हमसे संभलेगा नहीं, अब या तो इसे ख़त्म कर दो या तो दबा दो। अंग्रेजों की इस मंशा को बोस जान जाते हैं और इसलिए 1941 में 11वीं बार बाहर आते ही वो अपने भाई की मदद से देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते रसिया भाग जाते हैं। स्टालिन से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरे दुश्मन के दुश्मन हो तो हम दोस्त हुए। कुछ इस तरह से उनका मिलना होता है और स्टालिन उन्हें जर्मन करेंसी अरेंज करवाते हैं। फिर वो हिटलर से जब मिलते हैं और उन्हें अपना प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें हिटलर अपनी रिफ्यूजी देते हैं और देश से दूर बोस रहते हुए देश की आज़ादी में लड़ने के लिए फ़ौज बनाने में जुट जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बाकायदा एक पूरी की पूरी फ़ौज बना ली थी, आज़ाद हिंद फ़ौज। बर्लिन में बोस दुनिया के सामने आके बोलते हैं, मैं सुभाष चंद्र बोस और मैं जिंदा हूँ। अब टाइम था एक्शन लेने का, तो वक्त बहुत ही कठिन था और सेना के पास उतने सैनिक नहीं थे कि वो अंग्रेज़ों की सेना से भिड़ सके। और जापान भी उस वक्त, जो कि ब्रिटेन का दुश्मन देश था, उसने भी आखिर में घुटने टेक दिए। वर्ल्ड वॉर के चलते प्लान चौपट हो गया था। सुभाष चंद्र बोस ब्रह्म देश के रंगूर शहर में वापस गए। 24 अगस्त 1944 के दिन उन्होंने रेडियो स्टेशन से यह अनाउंस भी किया कि सैन्य कार्यवाही विफल रही, पर देशवासियों को लड़ाई चालू रखने के लिए और आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। भारतीय क्रांतिकारियों के सहित पूरे देश की जनता के बीच सुभाष बाबू हीरो बन चुके थे।
बोस के इस आह्वान से पहले ब्रिटिश इंडियन नेवी और बाद में ब्रिटिश इंडिया के सारे फोर्सेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के लिए हम लड़ेंगे ही नहीं। भारतीय सैनिकों की इस बगावत से और विदेश में बैठे उनमें जोश भर रहे सुभाष चंद्र बोस से डर गई उन्हें सिविल वॉर का आगाज हो गया और इसी कारण उन्होंने भारत को जल्द ही इंडिपेंडेंट करने की बात कर डाली। कुछ महीने बाद 13 अप्रैल 1945 के दिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और रशियन आर्मी के मुताबिक हिटलर आत्महत्या कर लेता है और इसी साल के अगस्त महीने में अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराता है और जापान घुटनों पर आ जाता है। ब्रिटेन और अमेरिकन आर्मी सिंगापुर, मलाई, थाईलैंड और ब्रह्मदेश की ओर अपना रुख करती है। जापान पर हुए घातक हमले के वक्त बॉस सिंगापुर में थे। वहां से वो एक हफ्ते बाद 16 अगस्त 1945 के दिन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचते हैं। बैंकॉक में सुभाष चंद्र बोस जापान के रिप्रेजेंटेटिव हेचिया तेरुहू से मिले। हेचिया ने उन्हें बताया कि जापान की तरफ से अभी आज़ाद हिंद फौज के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है और सुभाष बाबू को ये नेचुरली सही भी लगा क्योंकि जापान खुद उस समय घुटने टेक चुका था और अब आगे की रणनीति सुभाष बाबू यानी कि नेताजी को खुद तय करनी थी। आज़ाद हिंद फौज में एडीसी रहे कर्नल हबीबुर रहमान ने यह कहा था कि जापानियों के साथ हुई मीटिंग के बाद नेताजी पूरी रात भर सो नहीं पाए थे। दूसरे दिन यानी 17 अगस्त 1945 के दिन वो इंडियन नेशनल आर्मी NIA के विमान में बैठकर सुबह बैंकॉक से रवाना हुए और दोपहर को वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर के सुनसान एयरपोर्ट पर उतरे। विमान में उनके साथ ही कर्नल प्रीतम सिंह, देवनाथ, गुजरात सिंह, रहमान और आबिद हसन जैसे अफसर थे। वहाँ एक दूसरा प्लेन भी उतरा जो जापानी लेफ्टिनेंट जनरल इसोदा का था। यहाँ पर बोस बाबू को कहा गया कि अब उन्हें NIA का प्लेन छोड़ देना है और अपना आगे का सफर अकेले जापान के फाइटर प्लेन में तय करना है। बॉस बाबू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। करीब शाम के समय नेताजी और रहमान जापानियों के फाइटर प्लेन में चढ़े। उनके साथ ही अफसर भी उन्हें विदा करने के लिए वहां फाइटर प्लेन तक गए और आखिर कुछ देर बाद प्लेन वहां से रवाना हुआ। यहाँ तक की कहानी तो साफ है क्योंकि नेताजी को विदा करने के लिए उनके अन्य साथी वहाँ पर मौजूद थे और अब इससे आगे की कहानी बेहद एक रहस्य है।